अब हम समझते हैं कि भाई ये पीडीएस सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, एक है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एक है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। इसको भी समझेंगे हम, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है। पहले हम समझते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, ये जो हमारे देश के नागरिकों तक ये जो फूड ग्रेन्स पहुंचाए जा रहे हैं उसका सिस्टम क्या है। तो भाई इसके अंदर तीन प्लेयर हैं। पहला है किसान, जो अन्नदाता है हमारे, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और तीसरा है स्टेट गवर्नमेंट्स। ये तीन इसके प्लेयर हैं। तो भाई क्या करती है सरकार, क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, किसानों से जो अनाज है वो खरीद लेती है और उनको वो देती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है मार्केट प्राइस से थोड़ी कम होती है, लेकिन ये इसलिए दी जाती है कि भाई कोई भी किसान अगर मान लो किसी ट्रेडर को, किसी व्यापारी को अपनी फसल नहीं बेच पाया तो चलो आप, हम आपसे खरीद लेंगे। ये प्रबंध किया गया, यानी कि मैं किसान हूं, अगर मान लो मेरे से कोई भी नहीं खरीद रहा तो मैं डायरेक्टली सरकार को जाके अपना फसल बेच सकता हूं और उसकी अवधि मुझे मिल जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है, इन किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो है फूड ग्रेन्स खरीद रही है, खासकर इसके अंदर व्हीट एंड राइस आते हैं। अब उस फूड ग्रेन्स को वो अलग अलग जगह पे स्टोर कर रही है गोडाउन बनाकर, और उसके लिए उन्होंने उसकी एक एजेंसी बना दी है जिसको कहते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या कर रही है, ये इन किसानों से खरीदा हुआ जो अनाज है उसको वो स्टोर कर रही है, और स्टॉक को कहा जाता है बफर स्टॉक, यानी कि रिजर्व स्टॉक है। ठीक है, अब इस रिजर्व स्टॉक को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अलग अलग स्टेट्स पे अलोकेट कर देती है। जो हमारे 28 स्टेट्स हैं उसको अलोकेट कर देती है और उसके एवज में उससे कुछ पैसा लेती है, जिसको हम सेंट्रल इशू प्राइस कहते हैं। वो बहुत ही कम होती है, 1 रुपए 2 रुपए होती है। ठीक है, अब जो स्टेट गवर्नमेंट है ये क्या करेगी, ये फिर हम तक ये अनाज पहुंचाती है विद द राशन शॉप्स, जिसको फेयर प्राइस शॉप कहा जाता है। इसका हिंदी में मतलब है राशन की दुकान। ठीक है, जिसमें राशन कार्ड आपका बनता है। अब यहाँ पर क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट से तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट को ये सारा अलोकेट कर दिया कि भाई चलो राजस्थान को इतना किलो, मध्य प्रदेश को इतना किलो, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, महाराष्ट्र को इतना किलो। अभी स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो फिर जो है एंड कस्टमर तक ये पहुंचाए, यानी कि इंडियन सिटीजन तक ये पहुंचाए विद द हेल्प ऑफ दिस राशन की दुकान या फेयर प्राइस शॉप्स को कहते हैं। यहाँ पे आप जाते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि राज्य सरकार इनको देती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, और ये भी इनको क्या है, सीआईपी देते हैं, सेंट्रल इशू प्राइस देते हैं। फिर आप यहाँ जाकर जो है वो राशन खरीद लेते हो, 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो। और ये जो प्राइस है 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, जिसको सेंट्रल इशू प्राइस कहा जाता है। कि भाई राइस की कीमत क्या रहेगी, वीट की कीमत क्या रहेगी, ये भारत सरकार निर्धारित करती है। ये बात को ध्यान रखनी है। तो भाई किसान तो भाई उगा रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उसको खरीद रही है, उसको स्टोर कर रही है और फिर स्टेट गवर्नमेंट को बांट रही है, और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये फिर राशन की दुकानों तक उससे पहुंचा रही है। ये है। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है, प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीदना, स्टोरेज करना बाय एफसीआई बफर स्टॉक, ट्रांसपोर्टेशन करना यानी कि भाई मुझे दिल्ली से राजस्थान पहुंचाना है तो भाई इसका ट्रांसपोर्टेशन भी भारत सरकार उठाती है। बल्क अलोकेशन करना कि भाई राजस्थान को इतना, मध्य प्रदेश को इतना, महाराष्ट्र को इतना, ये भी भारत सरकार का काम है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का जब बारी आती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट कैसे करती है, इन राशन की दुकानों पर, राशन शॉप जिसे कहा जाता है, फिर ये कस्टमर तक पहुंच जाता है। ये तो है भाई फूड सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश करने का, ये मेंटेन करने का ये पूरा नेटवर्क है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अब दूसरा है हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब है कि भाई किसान अपनी फसल को बेचना चाहता है अगर, ठीक है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो सरकार को बेच दे मिनिमम सपोर्ट प्राइस करके, या वो मंडी में जाके बेच दे। ठीक है, तो मंडी में जाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी नाम से एक ऐसा सेटअप बना दिया। अब इस सेटअप को आप देसी भाषा में मंडी कहते हो। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, किसान जो है वो है सेलर, और जो ट्रेडर है वो है बायर। इन दोनों की ट्रेडिंग करने के लिए एक जगह बना दी कि भाई आप बाहर नहीं, आप एक जगह पे आके ट्रेडिंग करोगे, और इस जगह का नाम है एपीएमसी या मंडी। ठीक है, 2003 के आसपास ये लागू हुआ था। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, किसान क्या करता है, जब कटाई करने के बाद अपने गेहूं को या राइस को जब लोड करके इस मंडी पे लेके जाता है, तो वहां पर उसको मिलते हैं आड़ती, ठीक है, या ट्रेडर्स जिसको हम कहते हैं। अब एक बार आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एपीएमसी पे अगर आपको कुछ, एपीएमसी में जो भी खरीदारी हो रही है उसमें लोकल इंसान यानी कि हम जैसे लोग, लेमैन जो है, लोकल तो नहीं, लेमैन जो है वहां पे खरीदारी नहीं कर सकते। एपीएमसी पे खरीदारी जो होती है, जो ट्रेडर्स जो हैं, वो सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि हम जैसे लोग वहां पे जाके बल्क में जो है वो परचेस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, और इस लाइसेंस ट्रेडर को कहा जाता है आड़तिया। ठीक है, आड़तिया जिसको हम कहते हैं। तो भाई एपीएमसी में क्या हो रहा है, किसान अपना फसल लेके आ रहा है, अपनी खेती लेके आ रहा है, जो अपनी जो भी अनाज लेके आ रहा है, और फिर वो क्या करता है, ट्रेडिंग करता है इन आड़तियों से।
अब आड़ती क्या करता है किसान से, जैसे मान लो मैं मेरे एग्जांपल से समझाता हूँ, मेरे पास 100 बोरियां हैं गेहूं की, मैंने कटाई करवाई उसकी, गेहूं में भरा, ट्रैक्टर लेके पहुंच गया मंडी पर। मंडी में जाने के बाद मैंने बोला कि भाई ये मेरा है, मुझे बेचना है। अब वहां पे क्या करेंगे, जो लाइसेंस ट्रेडर हैं वो मेरे पास आएंगे, मेरा सैंपल देखेंगे, सैंपल के हिसाब से बोलेंगे कि भाई तेरा जो है तू बता कितने में बेचेगा। मैं बोलूंगा कि भाई मैं एक बोरी 100 रुपये में बेचूंगा। वो आड़तिया बोलेगा ठीक है 100 रुपये में बेचेगा, नहीं तेरे क्वालिटी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसको हम 90 रुपये रेट देंगे और इसको हम बेच देंगे। तो भाई किसान बोलता ठीक है। अब किसान ने अपना पूरा का पूरा माल वहां पे अनलोड कर दिया, उसके उसको पैसे मिल गए और छुट्टी हो गई। ठीक है, तो ये जो है वो एग्जिस्टिंग जो है वो अभी सेटअप चल रहा है। अब इसके अंदर दिक्कत क्या है, सब चीज इतनी आदर्शवादी नहीं होती, सब चीज इतनी आइडियल नहीं होती। इसके अंदर बहुत सारे लूपहोल्स हैं इस सेटअप के अंदर, एपीएमसी वाले सेटअप के अंदर। पहला लूपहोल ये है, किसान है अनपढ़। ठीक है, किसान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको बस खेती बाड़ी करना आता है। तो पहला लूपहोल तो यही है कि भाई किसान को कटाई कराने के बाद अपनी पूरी फसल को लोड करके अपने खर्चे पर मंडी तक लेके जाना पड़ता है, उसका खर्चा उसको बेयर करना पड़ता है। वहां पर जाने के बाद ये जो लाइसेंस ट्रेडर्स हैं, ठीक है, हम सब लोगों के अंदर जो होता है वो ग्रीड होता है, ये इसको आप नहीं रोक सकते, इंसानी फितरत है ये, लालच। तो ट्रेडर क्या करता है, अपनी मन मर्जी पे उस किसान की खेती की ग्रेडेशन कर देता है। वो किसान बोलता है कि देखो मेरे ये गेहूं है, मैं एक बोरी के 100 रुपये चाहता हूं। तो वो जो आड़ती है वो बोलता है कि नहीं, ये जो तेरी जो फसल है इसकी क्वालिटी बहुत बकवास है और इसके तेरे को सिर्फ 20 रुपये 30 रुपये बोरी ही मिलेगा। अब बता तेरे को बेचना है या नहीं बेचना है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि किसान पहले ही खर्चा करके लोड करके अपना सारा जो 100 बोरी लेके आया हुआ है, उसके पास ना तो कोई स्टोरेज फैसिलिटी है। तो आनन फानन में किसान को उस 20 रुपये प्रति बोरी में ही अपनी 100 बोरी बेच के जाना पड़ता है। अब ये जो आड़तिया है किसान से सस्ते दामों में खरीदता है, वो सारा अनाज अपने गोडाउन में स्टॉक करता है और फिर उस सस्ते अनाज को पूरे इंडिया के अंदर या इवन वर्ल्ड में ट्रांसफर करता है और अच्छे मुनाफे पे करता है, यानी कि हायर रेट पे करता है। किसान से तो खरीदा इसने सस्ते दामों पर, और बाकी पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग मतलब कंपनीज पर या डिस्ट्रीब्यूटर पर या होलसेलर पर वो उसको बड़े दामों पे बेचता है और अच्छा मोटा मुनाफा कमाता है। एक और इसका लूपहोल ये है, किसान क्या करता है, अपना जो गोडाउन है जहां से वो ये सारा किसानों से खरीद रहा है माल, वहां पर उसको स्टॉक करता है और बैंक से उस गोडाउन को हाइपोथिकेट करा लेता है। यानी कि बैंक क्या करती है, उस गोडाउन की एक वैल्यूएशन निकालती है और उस वैल्यूएशन के आधार पर किसान आड़तियों को लोन भी दे देती है। यानी कि अनाज किसका, अनाज है किसान का, किसान से कम दाम पर उसने सारा अनाज खरीद लिया, उसको स्टॉक कर लिया, स्टॉक करने के बाद बैंक से उसी अनाज का लोन उठा लिया और उस लोन के पैसे को मार्केट में चला दिया ब्याज पर, उससे मुनाफा कमाया और उस अनाज को फिर मार्केट में हायर दाम को बेच के उससे भी मुनाफा कमाया। यानी कि चारों तरफ से इसने मुनाफा ही मुनाफा कमाया। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा लूपहोल है। जो आड़तिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं वो माल प्रैक्टिसेस करते हैं, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। किसान की प्रॉब्लम ये है कि भाई उसके पास स्टोरेज कोई फैसिलिटी नहीं है। तो आनन फानन में किसान जो है, जो अन्नदाता हमारे हैं, उसको अगर आड़ती ने बोला कि भाई 20 रुपये बोरी है तो उसको 20 रुपये में ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। यानी कि फार्मर्स ऑफ इंडिया दे आर द प्राइस टेकर, दे आर नॉट द प्राइस मेकर्स। ये दिक्कत है। अब इस दिक्कत को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 2016 के अंदर एक पायलट बेसिस पर ई नाम से एक कैंपेन चलाया। ई नाम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट मतलब वन नेशन वन प्राइस, यानी कि पूरे भारत में एक ही मंडी, वन मार्केट, और हर एक ही मंडी के अंदर गेहूं की अगर कीमत अगर 100 रुपये बोरी है तो पूरे भारत में वही रहेगी अकॉर्डिंग टू द ग्रेड। अगर एक ग्रेड का है, एक ग्रेड वाला है तो 100 रुपये रहेगी, बी ग्रेड की भी 50 रहेगी, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ई नाम के अंदर क्या हो रहा है, अब सिस्टम वही है। ई नाम के अंदर अब क्या कर दिया सरकार ने, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब मान लो मैं किसान हूं, मैं अपनी 100 बोरी ऑफ गेहूं लेके गया, वहां पर मैं गया, मुझे वही आड़तिया मिला, आड़तिया ने मेरा सैंपल देखा। ठीक है, सैंपल देखने के बाद उसने बोला कि ठीक है क्या प्राइस चाहते हो, मैंने बोला भाई मुझे तो 100 रुपये चाहिए। ठीक है, मुझे मेरे एक बोरी पे 100 रुपये चाहिए। उसने बोला रुको हम इसकी टेस्टिंग कराते हैं। तो ये जो ई नाम है, ई नाम भी मार्केट प्लेस है, वहां पर एक लैब होती है, उसका वो सैंपल लेता है, लैब में जाता है, लैब में टेस्ट कराता है और पता चलता है कि भाई नहीं, मुझे 100 रुपये से ज़्यादा भी मिल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि मेरा जो ग्रेड ऑफ वीट है वो बहुत अच्छा है। तो वहां पे उसकी ग्रेडिंग हो गई। अब उस ग्रेडिंग से मेरी एक प्राइस आ गई कि भाई इस ग्रेड का गेहूं है, इसकी एक बोरी की प्राइस जो होगी वो 110 रुपये होगी। अब वो जो आड़ती क्या करेगा, पहले उसने मेरी ग्रेडिंग की लैब से, उसकी प्राइसिंग निकाली, उस प्राइसिंग को उसने एक नेशनल पोर्टल ई नाम से जो पोर्टल है इस पर चढ़ा दिया। अब इस ई नाम पोर्टल पर भारत में से कोई भी व्यापारी अगर उसको लगता है कि मुझे इस ग्रेड का अगर खरीदना है तो वो खरीद सकता है। यानी कि अब मेरी जो रीच है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो गई है। मेरा जो प्राइस है और जो मेरा ग्रेड ऑफ गेहूं है वो ऑल ओवर इंडिया में दिख रहा है। इससे क्या होगा, जो पहले आड़तिया मेरे गेहूं को घटिया बता रहा था वो खत्म हो गया।
ठीक है, मेरे गेहूं की मुझे उचित दाम मिल रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि मुझे मेरे गेहूं का मेरी उम्मीद से अच्छा दाम भी मिल जाए। दूसरी बात, इसके अंदर एक ये प्लस पॉइंट भी है कि मुझे अपने 100 के 100 जो बोरियां हैं उसको मार्केट उसमें इनाम पे ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक सैंपल लेके भी जा सकता हूँ। सैंपल मैंने टेस्ट कराया, सैंपल की ग्रेडिंग में मुझे पता पड़ गया कि मेरा ए ग्रेड का है, मेरी ये प्राइस है। मेरा प्राइस उसने पोर्टल पे चढ़ाया, पोर्टल पे किसी ने ऑर्डर डाला, और वो जो ऑर्डर वाला है वो सीधा मेरे घर से आकर सारी चीज़ें मिलकर लेके जा सकता है। यानी कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, मंडी तक ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इनाम है। अब इसको आप यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस वीडियो से समझ सकते हैं, इसको आप ज़रूर देखें, इससे आपको समझ में आएगा कि ये बहुत अच्छा है। पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया ने वीडियो बनाया है, इसको आप ज़रूर देखें। बाबूजी, क्या सोच रहे हो? बस यही बेटा कि तुम शहर में नौकरी ढूंढ लो। अब ना तो अच्छी बारिश होती है और ना ही फसल का सही दाम मिलता है। अरे बाबूजी देखो, ताऊ सुबह तो बैलगाड़ी लेकर गए थे और अब नया ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। अरे धीराम, बात सुन, पर आज तुम ये अचानक से ट्रैक्टर कहाँ से ले आए? किशोर भैया, ये सब कुछ मैंने पाया है केंद्र सरकार की ई नाम वेबसाइट की मदद से। ई नाम? हाँ, ई नाम। भाई, तुम जब मंडी जाते हो तो तुम आरती से हाथ मिलाते हो, है ना? और फिर वही तुम्हारी फसल की बोली लगवाता है, बिना फसल की गुणवत्ता जांचे, अपने हिसाब से, अपनी दर पर और अपने ही लोगों को बिकवाता है। उन्हें मिलता है ढेर सारा पैसा और तुम्हारे हाथ में आता है ठेंगा। पर जब मैं मंडी जाता हूँ तो मैं मिलता हूँ उस आड़ती से जो मेरी फसल की गुणवत्ता की पहले तो जांच करवाता है और फिर उसके आधार पर मेरी फसल की कीमत तय करता है, और फिर आड़ती वही कीमत ई नाम पर चढ़ाता है, और फिर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक इसकी बोली लगवाता है। और हाँ, वो भी सिर्फ अपनी मंडी के खरीदारों में ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर के खरीदार मेरी फसल की बोली लगाते हैं। तो मुझे मिलती है अपनी फसल की अधिक से अधिक कीमत उसकी गुणवत्ता के आधार पर, और वो भी मेरी नजर के सामने। और तो और, मेरी फसल भी खरीदार खुद ही लेकर जाता है। तो अब अगर अपनी फसल की सही कीमत पानी हो तो अपनी फसल बेचो ई नाम पर। तो एक बार फिर से सुन लो ई नाम के 5 फायदे। पहला, ई नाम है पूरे हिंदुस्तान में। दूसरा, किसान को बेहतर कीमत मिलती है क्योंकि अब उसकी फसल ज्यादा जगह बिक सकती है। तीसरा, ये पूरा तरीका एकदम पारदर्शी है और किसान हर चीज को खुद अपनी आंखों के सामने देख सकता है। चौथा, किसान को समय पर अपने पैसे मिलने की गारंटी। और पांचवा, कीमत फसल की गुणवत्ता के अनुसार मिलती है। अरे वाह, अब तो हम भी अपनी फसल ई नाम के जरिए ही बेचेंगे। और हम भी। ऑलराइट, तो आई होप ये समझ में आ गया हो कि भी मार्केटिंग जो है वो हो रही है। तो अब जो फार्म बिल आया है उसके अंदर एक और ऑप्शन आ गया है कि भाई किसान के पास दो ऑप्शन थे अभी तक कि भाई या तो वो अपने फसल जो है वो इनाम पे बेच दे या मंडी पे बेच दे, ठीक है, या वो भारत सरकार को बेच दे। एक और इसके अंदर ऑप्शन कर दिया है कि भाई अब अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं किसी एक खास तरीके के इंसान को या किसी कंपनी को जो है मैं अपना फसल बेचना चाहूँगा, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक प्रावधान किया है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये होगा कि भाई मान लो मुझे अगर लेस की जो कंपनी है या कोई भी कंपनी है, किसान है, अमूल है, उससे अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो मेरे खेत पे आके बोलता है कि भाई मुझे इस गुणवत्ता का गेहूं चाहिए, ठीक है, हम में गुणवत्ता तय हो गई, हम में रेट तय हो गई, और फिर जो है मैं उसको वो दूंगा। तो दो पार्टी रही, कोई मिडिलमैन नहीं रहा, कोई बोली की ज़रूरत नहीं, कोई ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं। वो खुद ही जब मेरी फसल कटाई की रेडी हो जाएगी वो अपनी गाड़ी लेकर आएंगे, तुलाई करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे और मेरे से खरीद के ले जाएंगे। तो इसके अंदर ना तो किसान को कुछ स्टोरेज करने की ज़रूरत है, किसान इसके अंदर प्राइस मेकर हो गया है। उसको ये ज़रूरत नहीं है कि अगर मान लो अमूल ने अच्छे दाम नहीं दिए तो मैं किसान को बेच दूंगा, किसान ने अच्छे नहीं दिए तो फिर मैं जियो को बेच दूंगा या अडानी को बेच दूंगा, किसी को भी मैं बेच सकता हूँ। इसके अंदर इशू ये आ रहा है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारी हो रही है, अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट कर गई, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है उसने पैसा नहीं दिया, तो फिर क्या होगा, उसके लिए लॉस कितने जो स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, और इस सिचुएशन में रिजॉल्वमेंट कैसे होगा, कितनी जल्दी होगा, तो वो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि भाई मार्केटिंग एक्चुअल में ऐसी होनी चाहिए। देश का जो किसान है वो, उसकी एक यूनियन होनी चाहिए और वो सारे किसान एक बोली में अपने गेहूं की अगर क्वालिटी सबकी सेम है तो वो एक रेट लगाएं। यानी कि किसान हैज़ टू बी, ये हैव टू बी, दे हैव टू बी द प्राइस मेकर, नॉट द प्राइस टेकर।
और अगर ऐसा होता है कि भी मान लो मार्केट में भी उचित दाम नहीं है, भाई कटाई होके आ गई है, मार्केट में भी डिमांड ही नहीं है गेहूं की, तो उस सिचुएशन में किसानों के पास स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। उनको आड़तियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि भाई हमारा जो अनाज है उसको आप स्टोर कर लो और अभी हमें पैसे दे दो। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑल राइट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। बफर स्टॉक मैंने आपको समझा दिया, बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और पीडीएस सिस्टम मैंने आपको पूरा समझा दिया। 3 इसके अंदर प्लेयर हैं। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, पहला किसान मान सकते हो अन्नदाता, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अनाज खरीद रही है, उसके अवधि में उसको समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, उसको स्टोर कर रही है एफसीआई के तहत, बफर स्टॉक बना रही है, और उसका फिर अलग अलग स्टेट्स पर लोकेशन कर रही है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी वो बेयर कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग राशन की दुकानों पर वो सारे अनाज पहुंचा रहे हैं, और फिर सब्सिडाइज रेट्स पर ये सारी चीज़ें आम आदमी तक पहुंच रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये चीज़ अभी भी फुल प्रूफ नहीं है, अभी भी देश के अंदर भुखमरी है, अभी भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ मिसमैनेजमेंट है, बीच में करप्शन बहुत ज़्यादा है। जो राशन की दुकान पर बैठा हुआ जो इंसान है वो बहुत सारा जो अनाज है वो गोल कर देता है। कई बार स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है वो अनाज पहुंचाते नहीं है और रिकॉर्ड्स में दिखाते हैं पहुंच गया है। तो जब ये सब इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें जो है वो खत्म होने लगेगी धीरे धीरे। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट टू फूड के बारे में। तो राइट टू फूड जो है वो आज की तारीख में इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यहाँ पे आप इसके देख सकते हो 2016 के अंदर स्वराज अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि भाई जो राइट टू फूड है वो अब एक संवैधानिक अधिकार है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरे प्रबंध करने पड़ेंगे कि वो देश के नागरिकों तक उचित मात्रा में जो फूड ग्रेन्स हैं अनाज पहुंचाए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सारी चीज़ें कर रही है। ये सब चीज़ें हम देख चुके थे। राइट टू फूड में इतना कुछ है नहीं, इसको आप पढ़ लीजिएगा।